परफॉर्म? क्या सर? हेलो। कल का प्रैक्टिकल किया परफॉर्म आपने? नहीं सर, कल थोड़ा टाइम का इशू हो गया था। मुझे रात ऑफिस में बहुत लेट हो गया, तो मैं आके स्ट्रेटली सो गया था। तो मैं चलिए आज ठीक है, करूँगा सर। चलेगा। मैं आज ओके। पक्का करूँगा सर। हाँ सर। प्रशांत एंड माधुरी। यस यस सर, परफॉर्म प्रशांत। हुआ मेरा। हुआ? कुछ डाउट रहा यस। आपको? नहीं नहीं। कल आप पूछ रहे थे ना स्टेप्स वगैरह चाहिए करके, इसलिए मैं यस सर। पूछ रहा नहीं किया सर। था। हाँ सर, पूरा रिवाइज एंड किया। व्हाट अबाउट प्रशांत? हाँ सर, किया पूरा रिवाइज। अच्छा, हो गया, कोई डाउट नहीं है हाँ। आपको? नहीं। तो आज देखिए, आज हम लोग देखेंगे पब्लिक होस्टेड जोन। पंखा लगाएगा क्या? पंखा लगाएगा तो मेरे को आवाज नहीं आएगा फिर। पंखा नहीं। पंखे के लिए आप नीचे जाके बात कर सकते। चलो, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। तो आज क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे पब्लिक होस्टेड जोन, राइट? रूट 53 में आप देखो पब्लिक होस्टेड जोन, राइट? क्या देखोगे आप? रूट 53 में आप पब्लिक होस्टेड जोन देखोगे, है ना? पब्लिक होस्टेड जोन का मतलब है if we created any application which is accessible over the internet using IP address, ओके, उसको हमको डोमेन नेम से एक्चुअली एक्सेस करना है। क्या करना है बैठ दोस्त? ओके, सपोज वी आर क्रिएटिंग एनी एप्लीकेशन, suppose by default application is accessible using what I will say, suppose we created application। यार वो पंखा लगाया जाए क्या इधर थोड़ा सा, है ना? बहुत ही गर्म हो रहा है। इकडे लावतो ना थोडासा लांब, त्या साईडला हे नाही वाटतं सॉकेट आहे ना त्याच्या मागे. तुला मूवी करा म्हणजे जास्त मोठी. जमेल की? तुला जमेल का शिवराम? फारच लांब झालाय तो. इकडे बस नाही तर कुठे बस काय प्रकार असं त्याचं बघायला सगळेच मागे बसले. ठीक आहे, सगळे मागे बसले. ठीक आहे, तुला माझी ते केबल लावून असते तर मी पण समोर बसलो असतो, पण मला माहितीये का तुमच्याशी बोलायला मागे बघावं लागतं. ते थोडंसं ऑकवर्ड होतं, समोरून नाही दिसत. टेबल नाही आहे तिथे बसणार कसं? सर इथं बसला जर बसला सगळे तर येत नाही करत. ही केबल जी आहे ना, ही एवढीच केबल आहे, ती दुसरीकडे येणार नाही ना, सोबत कळलं का? चलो, तो क्या है, हम पब्लिक होस्टेड जोन कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और पब्लिक होस्टेड जोन में क्या करेंगे? सपोज वी क्रिएटेड एप्लीकेशन एग्जांपल लेते हैं वेब सर्विस का, है ना? एग्जांपल क्या लेंगे? वेब सर्विस का। suppose we created application example web services
and accessing application using public IP, है ना? अभी तक यही करते आए थे हम लोग। अभी तक हम लोग क्या करते थे? यही करते थे ना। सपोज वी क्रिएटेड एप्लीकेशन एग्जांपल वेब सर्विस एंड एक्सेसिंग एप्लीकेशन यूजिंग पब्लिक आईपी। अब हमको क्या करना है? वी वांट this application should access from real domain name। डोमेन नेम, हालांकि डोमेन नेम रियल ही होना चाहिए। रियल डोमेन मतलब लास्ट सेशन में हमने जो डोमेन नेम यूज किया था google.com वो डमी था, है ना? क्योंकि वो हम लोग प्राइवेट होस्टेड जोन में यूज कर रहे थे, तो नाम क्या देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको, लेकिन यहाँ पे पड़ेगा। यहाँ पे क्या चाहिए? हमको परचेस करना पड़ेगा, है ना? तो अब इसका स्टेप्स क्या क्या रहेगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, स्टेप्स क्या क्या रहेगा। तो पहला क्या करेंगे? विल परचेस डोमेन नेम फ्रॉम रजिस्टर्ड वेंडर, है ना? रजिस्टर्ड वेंडर, ओके। एग्जाम्पल है मेरे पास, क्या है? एक डोमेन नेम है हमारे पास अमोल शेंडे नाम, और कुछ एक्सटेंशन है शायद, शायद शॉप वगैरह कुछ है, कुछ रहेगा तो बाद में मॉडिफाई कर लेंगे, है ना? ठीक है, सो दैट डोमेन नेम है ऑलरेडी परचेस्ड। ठीक है, अब दूसरा क्या करना पड़ेगा? एक बार चेक ही कर लेता हूँ यार। कोड आईडी से परचेस किया हुआ है ना? तो कोड आईडी पे देखेंगे। अभी एक चीज हमने किया, क्या किया पता है? गोडैडी पे लॉगिन किया हमने गूगल के अकाउंट से, इसको क्या बोलते हैं बॉस शिवराम? हाँ, हमने गोडैडी पे लॉगिन किया गूगल के अकाउंट से, है ना? अब नॉर्मली करते हो बहुत सारे साइट पे आजकल सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू लॉगिन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नहीं। हम्म, नहीं नहीं, कुछ क्या है क्या? वेरिफिकेशन, इसको बोलते हैं फेडरेशन सर्विस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फेडरेशन सर्विस, है ना? मतलब गोडैडी पे अकाउंट बनाना चाहो तो बनाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, हमारा सोशल मीडिया साइट पे हमारा अकाउंट तो होता है, मतलब यू आर वैलिडेटेड थ्रू अ सोशल मीडिया साइट, चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, है ना? तो अगर किसी साइट ने फेडरेशन सर्विसेज कॉन्फ़िगर किया है तो वो क्या करता है? सोशल मीडिया अकाउंट को लॉगिन करने देता है। क्या करने देता है? लॉगिन करने देता है। अभी यार मेरे इस पे गया क्यों नहीं? हम्म, हाँ ठीक है। तो GoDaddy पे मेरे पास क्या है? डोमेन नेम, आई नीड टू चेक इट आउट, राइट? तो डोमेन नेम कौन कौन से है हमारे पास? देखो, अमोल शेंडे
ये है क्या? सत्रह मई 2026 को रिन्यूअल होने वाला है, मतलब ये है मेरे पास, राइट? डोमेन हमारे पास कौन सा है? amolshende.shop। तो ये डोमेन नेम हमारे पास है, बराबर। अब दूसरा क्या करना है? दूसरा क्या करेंगे? क्रिएट वेब सर्वर ऑन EC2 इंस्टेंस, है ना? आप विंडोज का भी ले सकते हो, आप लिनक्स का भी ले सकते हो, है ना? यहाँ पे हमने क्या किया? अमेजॉन लिनक्स लिया, और अमेजॉन लिनक्स पे क्या किया? अपाची HTTPD इंस्टॉल किया ना, अपाची HTTPD, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट हमारा जो वेबसाइट होता है वो किससे एक्सेस होता है? बाय डिफॉल्ट हमारा वेबसाइट एक्सेस होता है किसके थ्रू? पब्लिक आईपी के थ्रू, है ना? अब हम लोग क्या करेंगे? वी नीड टू क्रिएट पब्लिक होस्टेड जोन। वी नीड टू क्रिएट पब्लिक hosted zone with name amolshende.shop। तो यहाँ पे जो पब्लिक होस्टेड जोन बनाएंगे उसके लिए रियल डोमेन नेम लगेगा। क्या लगेगा? विल रिक्वायर अ रियल डोमेन नेम। क्या लगेगा बॉस? यहाँ पे हमको लगेगा रियल डोमेन नेम, है ना? नाउ जब हम लोग पब्लिक होस्टेड जोन क्रिएट करेंगे, एट दैट टाइम इट विल टेल मी द NS records। क्या बताएगा? NS records, है ना? So basically what I will tell, okay, this tells NS records of hosted zone। hosted zone कौन सा? पब्लिक hosted zone, जो अब नाम से बनाया है हमने। कौन से नाम से बनाया है? amolshende.shop से, है ना? तो यहाँ पे NS record कितने रहेंगे? 4। अब ये क्या बताता है? ये डोमेन के लिए, ये पब्लिक होस्टेड जोन के लिए NS सर्वर कितने काम कर रहे हैं? 4 NS सर्वर काम कर रहे हैं, है ना? लेकिन हमारा डोमेन नेम कहाँ पे है? डोमेन नेम हमने किया है GoDaddy पे, है ना? तो ये कहाँ पे परचेस किया है? दिस इज परचेस थ्रू GoDaddy। फ्रॉम GoDaddy। अगर आप दूसरे से करना चाहते हो परचेस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उससे भी कर सकते, है ना? नाउ इतना हो गया। क्या क्या किया हमने? एक डोमेन नेम परचेस किया, एग्जांपल GoDaddy से। दूसरा क्या किया? दूसरा हमने एक EC2 इंस्टेंस पे वेबसाइट क्रिएट किया, वो वेबसाइट आपका पब्लिक आईपी से एक्सेसिबल हो रहा है। तीसरा आपने क्या किया? एक पब्लिक होस्टेड जोन क्रिएट किया। कल प्राइवेट होस्टेड जोन क्रिएट किया था, आज क्या करोगे? पब्लिक होस्टेड जोन कॉन्फ़िगर करोगे। अब जब ये क्रिएट करेंगे तो मैंने आपको पहले बताया था कि इट शोज NS रिकॉर्ड एज वेल एज SOA रिकॉर्ड। क्या बताता है? ये आपका NS रिकॉर्ड और SOA रिकॉर्ड बताता है ना? तो SOA तो ठीक है, हमको उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है। यहाँ पे NS रिकॉर्ड का जरूरत पड़ेगा, और ये बाय डिफॉल्ट कितने NS रिकॉर्ड बताता है? 4 रिकॉर्ड, है ना? अब देखिए नेक्स्ट व्हाट द स्टेप आई नीड टू परफॉर्म। नीड टू चेंज NS record of GoDaddy pointing to AWS NS record। बाय डिफॉल्ट जब हम लोग डोमेन नेम क्रिएट करते हैं ना,
तो अगर GoDaddy से क्रिएट किया है तो इसका NS सर्वर बाय डिफॉल्ट होता है GoDaddy का NS सर्वर, GoDaddy का DNS सर्वर, है ना। अब हमको बताना क्या है, हमको बताना है कि इसके इस डोमेन के लिए जो नेम सर्वर काम करेगा वो है AWS का, है ना, वो अपडेट करना पड़ेगा। अब उसे अपडेट करने के लिए नॉर्मली ऐसे बोला जाता है कि 48 आवर्स तक लगता है, लेकिन हो जाता है 15-20 मिनट में, है ना। तो 48 आवर्स क्यों बोला जाता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये पूरा प्रोपागेट होने के लिए नॉर्मली 48 आवर्स तक लगता है ना। अब प्रोडक्शन में इतना जल्दबाजी भी नहीं होता है कि आपने अभी सेटिंग चेंज करो और तुरंत रिफ्लेक्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक आधा एक घंटा अगर हम लोग ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली हमारा वेबसाइट क्या करेगा, काम करेगा, है। ये हो गया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद लास्ट में करेंगे विल क्रिएट ए रिकॉर्ड, ओके, फॉर वेब सर्वर। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे समझो ए रिकॉर्ड का नाम हम लोग कुछ देते हैं, मैंने दे दिया पोर्टल इज पॉइंटिंग टू, या पोर्टल नहीं देना है तो आपको दूसरा कुछ नाम देना है, मैंने दिया www या वेब दे देते हैं, इज पॉइंट टू पब्लिक IP ऑफ EC2, क्लियर। सो दिस स्टेप्स यू नीड टू फॉलो। हाँ बोलो। नाम नहीं दिया तो स्टार यूज करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ लेकिन नाम दे दो तो अच्छा रहता है ना, नाम अगर दे दो तो अच्छा रहेगा आपका, मतलब वो वैलिड डोमेन नेम लिखेगा आपको, ओके। तो आप क्या दोगे, नाम दे दोगे उसको कुछ। अब ये क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द डोमेन नेम इन दिस केस, तो डोमेन नेम आपका रहेगा web.amolshende.shop, राइट। Okay, now we can access website using this domain name, है ना। क्लियर। Okay. अब सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, वी विल परचेस अ डोमेन नेम। हालांकि मैं परचेस नहीं करूंगा, जस्ट आपको बताऊंगा कैसे परचेस करना है। तो यहाँ चले जाते हैं, मेरे पास क्या है, GoDaddy पे ऑलरेडी है, तो मैं क्यों परचेस करूंगा। इसका एक्सपायरी क्या है, 17/2026। इसका रिन्यूअल कॉस्ट क्या है, 5,500 रुपये। ये मैं करूंगा क्या रिन्यूअल, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैंने ये बैचेस लेने के लिए आपको जब जरूरत पड़ता है तो टेस्टिंग के लिए यूज किया है ना। तो जब मुझे नया परचेस करना है किसी और नाम से ले लूंगा, जो मुझे सस्ता मिलेगा वो मैं परचेस करूंगा, है ना। तो अगर आपको डोमेन नेम परचेस करना है तो यहाँ से आते हैं, गो टू डैशबोर्ड, बाहर पढ़ना पड़ेगा क्या, एक मिनट, चलो दूसरे इसके जाता है, GoDaddy पे जाएंगे ना। फाइंड अ डोमेन, अजय शिंदे, है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं, 1 रुपए में मिल रहा है अजय शिंदे, लेकिन ये क्या बोल रहा है, इट इज फॉर 3 ईयर टर्म। ये पहला साल तो 1 रुपए में मिल जाएगा, बाकी 2 साल का क्या, वो तो महंगा पड़ जाएगा हमको, है ना। लेकिन हमको क्या करना है, हम्म, ये एक है फॉर फर्स्ट ईयर, ये है 90 रुपीज में, ये भी मिल रहा है ना। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, ये विचार है क्या, यहाँ भी दिख रहे हैं। हाँ, ओके।
डोमेन प्रोटेक्शन चाहिए क्या? नहीं, अननेसेसरी अमाउंट हमको स्पेंड नहीं करना है। टेल द वर्ल्ड योर साइट इज कमिंग सून। नो थैंक्स। ओके। कितने साल के लिए करना है? 1 साल के लिए। तो व्हाट डोमेन प्रोटेक्शन हमको चाहिए 90 रुपए दे रहे हैं, है ना? तो 90 नहीं पड़ता है, इसके ऊपर कुछ टैक्स भी लगता है ना? जीएसटी वगैरह 18% वगैरह। तो 110 115 रुपए में मिल जाएगा, बराबर। GoDaddy में ऐसा। तो ऐसा डोमेन नेम परचेस करो जो नॉर्मली शॉप पे सस्ता मिलता है ना? विथ शॉप एक्सटेंशन। कल जाके शॉप पे नहीं मिला तो कोई और सब एक्सटेंशन चूज कर लेना, ठीक है? और ये कितने साल तक रहेगा? 1 साल तक आपके पास रहेगा, है ना? आप कौन से साइट पे ये चल रहा है यार, सेल होस्टिंजर? होस्टिंजर कहाँ पे? फाइंड डोमेन नेम क्या है? श्री राम नहीं, शिव राम। शिव राम। ठीक है, ये देखो। ओके, ये दे रहा है बेस्ट वैल्यू फॉर 3 इयर्स। फर्स्ट ईयर 1 साल के 1 रुपए में है ना? तो आप यहाँ से भी परचेस परचेस कर सकते हो। डील वगैरह जो है आप देख लेंगे, है ना? मैंने आपको GoDaddy बताया। GoDaddy पे 1 साल के लिए 90 रुपए में अवेलेबल है। लेना है तो ले सकते हो, या 2-3 लोग मिलके भी ले सकते हैं। तो सपोज आई हैव परचेस वन डोमेन नेम, और ये डोमेन नेम मेरे पास कौन सा है? मेरे पास डोमेन नेम है amolshende.shop, राइट? सो आई हैव डोमेन नेम amolshende.shop। उसका वैलिडिटी है अभी 17 मई 2026 तक। अब दूसरा क्या करना है? दूसरा आपको एक वेब सर्वर क्रिएट करना है। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल लॉग इन टू द AWS पोर्टल। ओके, एंड AWS पोर्टल पे जाके तो यहाँ क्या करेंगे, 1702277। ये ऑथेंटिकेटर ना मैंने अपने मोबाइल पे भी क्रिएट किया है, और इसके ऊपर भी लैपटॉप। ये दोनों अलग अलग यूजर के लिए है ना? मोबाइल से अगर लॉगिन करना है तो मेरे पास एक यूजर है AWS क्लास। ओके, और लैपटॉप से लैपटॉप का ऑथेंटिकेटर यूज करना है तो AWS क्लास 1। ये मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए क्रिएट करके रखा है। समझो मोबाइल नहीं है फिर भी मैं AWS अकाउंट को लॉगिन कर सकता हूँ, राइट? और गूगल ऑथेंटिकेटर में हम लोग चेक करेंगे।
गूगल ऑथेंटिकेटर में इस तरह का एंट्री होता है, नीचे दिख रहा है आपको AWS क्लास, ओके, ऊपर रूट का है, तो ये है आपका 025575। अब हो गया है यहाँ पे। अब जब भी आप यहाँ पे जाते हो ना, तो एक चीज हमेशा करो, क्या करो, बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट में जाके एक बार चेक कर लेना कि भाई कितना अमाउंट मेरे इसमें है, कितना दे रहे हैं। मंथ टू डेट कॉस्ट $1 के आसपास दिखा रहा है ना, और ये फोरकास्ट बता रहा है टोटल $10 के आसपास, राइट। मंथ टू डेट कॉस्ट, हाँ ठीक है। पर आज का दिन कौन सा है, 12 तारीख है ना, फोरकास्ट इतना क्यों बता रहा है वो? हो सकता है ना। ये फोरकास्ट है ये इतना, तो अगर मैं इसी पेज पे सर्विसेज क्रिएट करते रहूंगा तो मुझे $10 के आसपास पे करना है अमाउंट, तो ये आपको कंट्रोल में रखना है, बराबर। अब दूसरा क्या करना है, हमको EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय करना है। क्या करना है, EC2, और EC2 को क्या बनाएंगे हम लोग, वेब सर्वर बनाएंगे। और EC2 डिप्लॉय करते समय विल यूज Amazon Linux and will configure this as a web server, right? कहाँ पे बन रहा है, US में बन रहा है ना, चाहो तो आप दूसरे रीजन में भी यूज कर सकते हो, है ना। Amazon Linux T3.micro create key pair, अब आप बोलेंगे की पेयर को एक्सटेंशन ऐसा क्यों दिया, यूनिकनेस होना चाहिए इसलिए, और कोई पर्पज नहीं है, ओके। एंड इट इज क्रिएटिंग अ .pem की पेयर हो गया क्रिएट। देन वी नीड टू अलाउ HTTP ट्रैफिक फ्रॉम द सिक्योरिटी ग्रुप। कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप लिया है, बाय डिफॉल्ट लॉन्च विजार्ड 5, नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहा है। तो पहले 4 यूज हो चुके होंगे, इसलिए नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहा है। और सिक्योरिटी ग्रुप का स्कोप क्या होता है, VPC तक लिमिट होता है, राइट। दूसरे VPC का सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या, नहीं। नाउ सी, कर देता हूं, और करने के बाद इसको एक्सेस करेंगे और यहाँ पे एक टेम्पलेट डिप्लॉय करेंगे। क्या करेंगे, टेम्पलेट। टेम्पलेट तो आपको पता है कैसे करना है ना। एक तो मैं index.html एज अ वेब पेज, टेस्ट वेब पेज भी कर सकता हूँ, एक लाइन का रहेगा। टेम्पलेट डिप्लॉय करूंगा तो बेनिफिट क्या है, टेम्पलेट अगर डिप्लॉय करेंगे तो वेबसाइट का लूप मिलेगा आपको। कहाँ से कनेक्ट किया, यहाँ से कनेक्ट किया है क्या? तो बेटर तो हमारे CMD से यहाँ पे भी करेंगे तो भी चलता हूँ। हाँ चलता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CMD का बटन हमें क्या? कनेक्ट करना है CMD के थ्रू। एक मिनट है दोस्त, ये देखिए, इसको कनेक्ट करेंगे CMD के थ्रू, मतलब SSH क्लाइंट, बराबर। कि आपको और कुछ पूछ रहे हो, यही पूछ रहे हो कि अलग पूछ रहे हो? हाँ ये अब देखिए, मैंने जो की पेयर डाउनलोड किया था वो बाय डिफॉल्ट डाउनलोड्स में जाता है, हाँ इसीलिए मैंने क्या किया, पहले डाउनलोड्स में चला गया, हाँ बराबर। अब यहाँ पे ये कहां से कॉपी किया, इस इंस्टेंस के ऊपर अगर मैं करता हूं कनेक्ट पे SSH क्लाइंट के ऊपर क्लिक, तो ये लिंक मुझे देता है कनेक्ट करने के लिए, है ना। अब ये लिंक का मतलब क्या होता है, SSH, हम लोग SSH मतलब सिक्योर्ड शेल होता है जो रिमोट एक्सेस के लिए इस्तेमाल होता है। दिस इज द की पेयर विच इज अवेलेबल इन द डाउनलोड फोल्डर, बराबर। अगर मैं इस डाउनलोड फोल्डर में नहीं रहता तो मुझे इसका पाथ देना पड़ता प्रॉपर। उसके बाद है, दिस इज द यूजर ऑफ द सर्वर, और ये है इसका DNS नेम। चाहे तो आप इसका पब्लिक IP भी डाल सकते हो, क्लियर। आप क्या कर सकते हो,
यू कैन यूज पब्लिक आईपी। करो कनेक्ट। अगर सिक्योरिटी कोड ग्रुप में पोर्ट ओपन है तो ये क्या करेगा, मुझे अलाउ करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सुडो एसयू डैश। अभी सुडो एसयू डैश क्यों करते हैं, तो सुडो एसयू डैश हम लोग इसलिए करते हैं, वी वांट एडमिन एक्सेस। पहले हमारे पास डॉलर एक्सेस, डॉलर था, ये डॉलर का मतलब होता है नॉर्मल मेंबर यूजर एक्सेस। मेंबर यूजर एक्सेस मतलब नॉर्मल यूजर या स्टैंडर्ड यूजर भी बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड यूजर को एडमिन राइट्स नहीं होता है। स्टैंडर्ड यूजर को एडमिन राइट्स होता है क्या, स्टैंडर्ड यूजर को एडमिन राइट्स नहीं होता है। तो हमने क्या किया, सुडो एसयू डैश दे दिया, मतलब हमको रूट यूजर का एक्सेस मिल गया। रूट यूजर मतलब एडमिन यूजर। अब क्या करना है, HTTP पैकेज इंस्टॉल करना है। क्या करना है, तो उसके लिए यम भी यूज कर सकते हैं या DNF भी यूज कर सकते हैं, है ना। दोनों पैकेज मैनेजर है, एक है यम, दूसरा है DNF। यम का मतलब होता है येलो अपडेट मैनेजर, DNF का मतलब होता है डेंडिफाइड यम। DNF बेसिकली एडवांस वर्जन है यम से का, लेकिन हमको यूज करने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप यम यूज करो चाहे DNF यूज करो, बराबर है। हमको पैकेज इंस्टॉलेशन से मतलब है ना। कभी DNF यूज करेंगे कभी यम यूज करेंगे, दोनों से पैकेज इंस्टॉल होता है। दोनों का वे ऑफ पैकेज इंस्टॉलेशन इज सेम। वहां पे यम इंस्टॉल HTTPD लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओके, DNF इंस्टॉल HTTP। अब आपके लिए और एक थोड़ा सा ये है, राइट नाउ आई एम यूजिंग Amazon लिनक्स, बराबर है। तो अगर आपको लिनक्स में एक्सेस करना है तो आई विल रिकमेंड यूज रेड हैट लिनक्स, सेंटोस या फिर Amazon लिनक्स। बेटर है आप Amazon लिनक्स ही यूज करो जब तक आपका लिनक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। कोई अगर बोलेगा मुझे उबंटू यूज करना है, यूज कर सकता है, बट वो मैच नहीं कर पाएगा हम लोगों के साथ, है ना, क्योंकि उबंटू का सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है। क्या है, तो हम लोग रेड हैट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं, तो आप भी सेल्फ स्टडी करने के लिए कौन सा यूज करो, Amazon लिनक्स, या रेड हैट यूज किया तो भी चलेगा, है ना, या सेंटोस अपने लोकल लैपटॉप पे यूज करोगे तो भी चलेगा। ओके, इसको मैंने इंस्टॉल कर दिया। जब ये इंस्टॉल कर दिया तो ये क्या करेगा, एक लोकेशन क्रिएट करेगा। वो लोकेशन रहेगा var www html। इसके पहले था का पैकेज इंस्टॉल करने के पहले, नहीं, पैकेज इंस्टॉल करने के पहले नहीं था, है ना। अब इसमें कुछ कंटेंट है क्या, कुछ भी तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये करेंगे, क्या करेंगे, टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे। अब टेम्पलेट डाउनलोड कैसे करेंगे, सिंपलेस्ट वे बताता हूँ। मुझे टेम्पलेट का URL चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक साइट है templetedemo.com, है ना, यहाँ पे वेबसाइट के टेम्पलेट मिलते हैं, बराबर। अब मुझे वेबसाइट के टेम्पलेट का, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट दिए हुए हैं, है ना, कौन सा टेम्पलेट यूज करो, चलो ये कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज द टेम्पलेट। अब टेम्पलेट को क्या करना है मुझे, आई वॉन्टेड टू डाउनलोड, लेकिन डाउनलोड कहाँ हो जाएगा, मेरे लोकल मशीन पे। मुझे क्या करना है, मुझे करना है इसका लिंक चाहिए। क्या चाहिए, लिंक। तो मुझे लगता है यहां से भी लिंक मिल जाएगा, अगर राइट क्लिक करें, अलाउ शो फुल URL। लेकिन मैंने एक सिंपलेस्ट वे बताता हूँ आपको, है ना। ये डाउनलोड कर दिया ना, डाउनलोड करने के बाद ये कहाँ डाउनलोड हो जाएगा, मेरे लोकल मशीन पे, बराबर। कहाँ पे, डाउनलोड में। अब ये टेम्पलेट है, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और कॉपी लिंक एड्रेस करता हूँ। तो इससे क्या हुआ, वो जो टेम्पलेट था ना उसका URL हमको मिल गया। क्या मिल गया, URL। अभी URL कहाँ डालेंगे, यहाँ पे जाएंगे, wget, ये डाल दिया। ओके, तो ये आपके पास यहाँ तक तो था, लेकिन ये जो टेम्पलेट का नाम था ना .zip फाइल, वो आपको नहीं मिल रहा था, है ना। इसीलिए मैंने ये तरीका यूज किया। तो यहाँ पे आपको पूरा टेम्पलेट का URL मिल जाएगा। wget कमांड क्या करता है, ये डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है, बराबर।
अब ये wget के थ्रू क्या हुआ, तो इस फोल्डर में टेम्पलेट डाउनलोड हो गया, लेकिन इसका एक्सटेंशन क्या है, जिप। जिप का मतलब होता है कंप्रेस्ड। तो कंप्रेस फाइल हम लोग यूज कर पाएंगे क्या? नहीं, हमको अनकंप्रेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए प्लीज, कुछ बोल रहा है कोई? बोलो आप। हाँ, अनकंप्रेस अनजिप एक ही तो चीज है बॉस। ठीक है, और जिप फाइल का नाम लिख देंगे। अब देखिए फोल्डर क्रिएट हो गया। तो भाई जिप फाइल का कोई काम है क्या? नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, है ना। अब देखिए आरएम का मतलब होता है रिमूव, आर का मतलब होता है आर नहीं दिया तो भी चलेगा। आर का मतलब होता है रिकर्सिव होता है, और आर बेसिकली क्या है, हम लोग फोल्डर के लिए देते हैं, मतलब फोल्डर और उसका कंटेंट। आर का मतलब रिकर्सिव, फोल्डर और कंटेंट डिलीट करने के लिए आर देते हैं। अब हाइफन एफ क्यों दिया? ये फाइल को डिलीट करते समय इसमें मुझे कंफर्मेशन नहीं पूछना चाहिए, इसलिए ये डायरेक्टली डिलीट कर देगा। हो गया डिलीट, हो गया ना। अब देखो क्या करेंगे, सीपी हाइफन ए मतलब ऑल, और मुझे क्या करना है, टेम्पलेट डेमो में जितना सारा कंटेंट है स्टार कर देंगे, है ना। तो इस फोल्डर के अंदर का जितना सारा कंटेंट है वो कहाँ डालना है? एक तो आप दे सकते हो where www html, है ना, ये भी चलेगा, इसी फोल्डर में होगा। या फिर हम लोग दे सकते हैं डॉट। डॉट का मतलब होता है करंट फोल्डर। करंट फोल्डर मतलब अभी फिलहाल में HTML के अंदर ही हूं, है ना, तो वहीं पे कॉपी हो जाएगा। देखो हो गया क्या, हो गया। अब इस फोल्डर का भी कोई जरूरत नहीं है क्या? इसको क्या करेंगे, इसको rm स्पेस हाइफन rf करेंगे, और टेम्पलेट डेमो नाम का जो फोल्डर है उसको डिलीट कर देंगे। हो गया डिलीट। अभी मेरे पास वेबसाइट का टेम्पलेट इस लोकेशन पे आ गया। किस लोकेशन पे है? where www html, है ना। अब इस वेब सर्वर को क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो सिस्टम ctl स्टार्ट httpd, सिस्टम ctl एनेबल httpd। हो गया, स्टार्ट हो गया। स्टार्ट और एनेबल का मतलब क्या है, वेब सर्विस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट का मतलब वी आर स्टार्टिंग वेब सर्विस, बराबर। एनेबल का मतलब है हम लोग उसका स्टार्टअप बिहेवियर सेट कर रहे हैं। स्टार्टअप बिहेवियर का मतलब है एनेबल कर दिया, अगर सर्वर को रिबूट करेंगे तो भी HTTPD सर्वर स्टार्ट रहेगा, बराबर। हमने रिबूट किया सर्वर को रिबूट करने के बाद भी HTTPD सर्विस क्या रहेगा, स्टार्ट रहेगा। दैट इज द स्टार्टअप बिहेवियर वी हैव सेट। क्लियर। अब देखिए लोकली चेक करना है तो कल नाम का एक ब्राउजर है, और मैं करता हूं लोकल होस्ट। कुछ गलत हो गया क्या? यस, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट मतलब ये करंट सर्वर, या कर्ल करके आप दे सकते हो 127.0.0.1। ये भी लोकल होस्ट ही होता है, मतलब लोकल सर्वर। लेकिन यहाँ पे क्या है, कमांड लाइन है, इसके कारण ये दिखेगा क्या आपको? नहीं दिखेगा। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए इस सर्वर का काम तो हो गया हमारा, इसको मिनिमाइज करते हैं। नाउ विल आस्क व्हाट वी वांट, public IP of this server. This is a public IP and this is a private IP. Private IP ग्लोबली एक्सेसिबल होता है क्या बॉस? नहीं होता है, पब्लिक आईपी होता है। तो पब्लिक आईपी मैं क्या करूंगा, इस ब्राउजर में यहाँ पे डाल दूंगा। दिख रहा है? और बहुत बार क्या होता है, यहाँ पे HTTPS जाता है। अगर HTTPS जाएगा तो आपका वेब पेज दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। नाउ दिस वेबसाइट का टेम्पलेट आपका पब्लिक आईपी से एक्सेसिबल हो रहा है, राइट। अब इतनी स्टेप्स तो आपको पहले से पता है, बराबर। मतलब जो मैंने बताया कि ये हो गया है ना, दूसरा भी हो गया आपका क्रिएट वेब सर्वर,
ऑन EC2 इंस्टेंस अपाची HTTPD, और उसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग, एक टेम्पलेट डिप्लॉय करेंगे। अब हमको क्या करना है, वी नीड टू क्रिएट पब्लिक होस्टेड जोन विथ नेम। तो आपके पास जो भी डोमेन नेम आपने परचेस किया है, उस डोमेन नेम से क्या करो, पब्लिक होस्टेड जोन क्रिएट करो। तो पब्लिक होस्टेड जोन कैसा क्रिएट करेंगे, देखिए। सर ये hosted zone 4 hosted zone 4 होस्टेड जोन DNS है, मैं refer किया। नहीं hosted zone जो 4 है ना, वो मतलब वो बताता हूँ। आप थोड़ा सा लेट आए क्या? हाँ हाँ, इसलिए DNS refer- सुनो, मैं बताता हूँ, है ना। रूट 53 करेंगे, है ना। अब देखो, रूट 53 इज अ ग्लोबल सर्विस। AWS में क्या होता है, या कोई भी क्लाउड, AWS में क्या होता है, कुछ सर्विसेज ग्लोबल है और कुछ सर्विसेज लोकल है। EC2 इंस्टेंस लोकल है, बराबर, और रूट 53 ग्लोबल है। मतलब आप ग्लोबली, वो उसका कोई किसी रीजन में आपको क्रिएट नहीं करना पड़ता है, वो ग्लोबली यूनिक ही होता है ना। तो यहाँ पे रूट 53 पे गए तो ये ग्लोबल दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा गेट स्टार्टेड, राइट। क्या करना है आपको, क्रिएट होस्टेड जोन, बराबर, क्रिएट होस्टेड जोन करना है। गेट स्टार्टेड करेंगे, यहाँ पे नाम क्या देंगे, अमोल शेंडे डॉट शॉप, बराबर। डिस्क्रिप्शन देना है तो दे सकते हो, नहीं तो मत दो। कल हमने क्या किया था, यस्टरडे वी वर क्रिएटेड प्राइवेट होस्टेड जोन, आज हम लोग करेंगे पब्लिक होस्टेड जोन, बराबर। क्रिएट कर दिया। अब जब ये क्रिएट हो गया, तो क्रिएट होने के बाद यहाँ पे देखिए, दो रिकॉर्ड बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है। कौन कौन से, NS रिकॉर्ड और SA रिकॉर्ड, है ना, बराबर। और NS रिकॉर्ड में आपको 4 NS सर्वर बाय डिफॉल्ट दिख रहे हैं, है ना। ये 4 NS रिकॉर्ड ही मैंने यहाँ पे बताया है, क्या, वी नीड टू क्रिएट पब्लिक होस्टेड जोन विथ नेम अमोल शेंडे डॉट शॉप, दिस टेल्स NS रिकॉर्ड ऑफ होस्टेड जोन। ये बता रहा है कि भाई आपने जो होस्ट किया है जोन, उसमें वैसे तो 2 रिकॉर्ड होने चाहिए, एक है NS और दूसरा SOA। अब मैंने यहाँ पे SOA क्यों नहीं दिया, SOA का मुझे कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है, मुझे देखना है सिर्फ NS रिकॉर्ड। तो बाय डिफॉल्ट 4 एंट्रीज है। AWS ने बताया कि भाई दिस इज माय नेम सर्वर, राइट। अभी नेम सर्वर को हमको क्या करना है, नीड टू चेंज NS रिकॉर्ड ऑफ GoDaddy विच शुड पॉइंटिंग टू AWS NS रिकॉर्ड, है ना। दिस ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो कहाँ जाएंगे हम लोग, GoDaddy पे जाएंगे। कहाँ पे, ये देखो, ये GoDaddy है। GoDaddy पे किस डोमेन में गए हम लोग, अमोल शेंडे डॉट शॉप। अब यहाँ के इसके DNS में जाएंगे, इसके DNS में बोलो, कुछ बोल रहे हो, मैनेज DNS, ओके। मैं कहा चला गया, मैनेज DNS में, है ना। किस डोमेन के, हालांकि मेरे पास 2-3 और डोमेन है, लेकिन मुझे देखना है किस डोमेन नेम को यूज करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये नेम सर्वर है। अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, यहाँ पे नेम सर्वर GoDaddy का ही होता है। जब आप परचेस करोगे तो GoDaddy या जिस वेंडर से आपने परचेस किया वही होता है। लेकिन ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है अजूर का DNS सर्वर दिख रहा है। तो हो सकता है लास्ट टाइम अजूर का प्रैक्टिकल करते समय यही डोमेन हमने अजूर के ऊपर रिडायरेक्ट किया था, है ना। लेकिन अभी हमको क्या करना है, AWS के ऊपर। तो यहाँ पे चेंज नेम सर्वर करेंगे। नाउ व्हाट इट इज सेइंग, बाय डिफॉल्ट GoDaddy का नेम सर्वर हमको रिकमेंड होता है, नहीं यूज करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये डिलीट करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट 2 एंट्री तो रहता ही है, इसको नहीं कर सकते चेंज। तो मैं क्या करूंगा, आई विल गो टू दिस, ये पहला डोमेन नेम है, इसको कॉपी करेंगे, ओके, किया कॉपी। और कहाँ चले गए, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ये करेंगे, और लास्ट के
डॉट निकाल देंगे, डॉट हमने डॉट निकालना है। ओके, फिर दूसरा कॉपी करेंगे, डॉट आपको निकालना है, फिर ऐड नेम सर्वर करेंगे, है ना, विल डू थर्ड नेम सर्वर, और चौथा भी कर देंगे। डॉट कॉपी नहीं हुआ है इसलिए उसको देखने की जरूरत नहीं है, इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। ये देखो क्या बोलते हैं, बाय क्लिकिंग कंटिन्यू यू कंसेंट टू अपडेटिंग द नेम सर्वर फॉर द सिलेक्टेड डोमेन। चेंजिंग नेम सर्वर इज रिस्की एंड कुड पोटेंशियली लीड टू योर वेबसाइट डिसअपियरिंग फ्रॉम पब्लिक व्यू। अगर आपका प्रोडक्शन वेबसाइट है और नेम सर्वर के कारण चेंज करने के कारण हो सकता है वेबसाइट आपका एक्सेसिबल ना हो, ये बता रहा है। इफ यू आर श्योर यू कैन डू दिस, ओके, आप इसको क्या करो, कंटिन्यू करो। आ गया नेम सर्वर, देखिए AWS का नेम सर्वर आ गया है ना। पुराना अगर AWS है का नेम सर्वर है, उसको भी चेंज करो। करंट डोमेन कॉन्फ़िगर करते समय, करंट रूट 53 होस्टेड जोन कॉन्फ़िगर करते समय जो डोमेन नेम है वही आपको देना पड़ेगा। ओके, तो हमने क्या किया, ये भी हमारा साइट हो गया है ना। इसके बाद क्या करेंगे, नीड टू चेंज NS रिकॉर्ड ऑफ, हाँ ठीक है, ये भी हो गया ना। और उसके बाद क्या करना है, वी नीड टू क्रिएट ए रिकॉर्ड फॉर वेब सर्वर। ये कहाँ करना पड़ेगा, ये AWS के ऊपर करना पड़ेगा, है ना। तो AWS का ये कहाँ करेंगे भाई, दिस इज AWS, राइट। तो हम लोग जाएंगे AWS पे और यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे, क्रिएट रिकॉर्ड, क्या नाम देना है, वेब नाम दे देते हैं ना, चाहे तो दूसरा भी नाम दे सकते हो। और इसका IP एड्रेस क्या है, दिस इज द IP एड्रेस, राइट। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे, ये बाकी नहीं चाहिए, सिर्फ IP चाहिए। मतलब देखो क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पे ना कुछ राउटिंग पॉलिसीज है। कल आपको थोड़ा सा राउटिंग पॉलिसीज सर्च करके आना है, क्या होता है राउटिंग पॉलिसीज, है ना। अब इनको सबको इम्प्लीमेंट करके तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन आप टाइम टू लीव मतलब रिकॉर्ड DNS के अंदर कितना देर तक रहेगा, 300 सेकंड तक रहेगा, है ना। तो आपको राउटिंग पॉलिसीज क्या होता है थोड़ा सा सर्च करके आना है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गए तो भी चलेगा। व्हाट एग्जैक्टली द राउटिंग पॉलिसीज एंड हाउ इट वर्क्स, ओके। अलग अलग राउटिंग पॉलिसीज क्या करता है ना, कॉन्फ़िगर कैसे करना है नहीं दिया तो भी चलेगा। बट सपोज समवन आस्क यू एनी क्वेश्चन अबाउट इन इंटरव्यू, you should able to answer the what exactly the routing policy is. Clear? Okay. अब देखिए ये रिकॉर्ड हो गया, ये क्या आ गया, वेब अमूल शेंडे डॉट शॉप। अब मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद कहाँ डालूंगा, यहाँ पे, बराबर। तो ये कहाँ पॉइंट होना चाहिए, मेरे वेबसाइट, है ना। पहले पब्लिक IP के थ्रू क्या होता था, मेरा वेबसाइट दिखता था, अभी डोमेन नेम के थ्रू दिखना चाहिए, लेकिन दिख रहा है क्या, नहीं। इट मे टेक सम टाइम टू गेट इट रिजॉल्व, राइट। इसी का कारण है कि ये नहीं दिख रहा। अब हो क्या रहा है, मैंने अमूल सेंटर डॉट शॉप ये कहां से परचेस किया है, GoDaddy से, बराबर। तो ग्लोबली रिक्वेस्ट किसके पास जाएगा, GoDaddy के पास। लेकिन GoDaddy क्या बता रहा है,
इस डोमेन नेम के लिए डीएनएस सर्वर किसका है? AWS का, बराबर। मतलब वो रिक्वेस्ट किसके पास आएगा? AWS के पास, बराबर। AWS के 4 डीएनएस सर्वर दिए हैं, उसमें से कोई एक डीएनएस सर्वर यूज करेगा और उसके अंदर हमने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है। क्या किया है? वेब नाम से। तो वेब डॉट अमोल शेंडे डॉट शॉम, इसका पब्लिक आईपी क्या है? ये है। तो वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा? उस आईपी के पास, और हमारा वेबसाइट डिस्प्ले होगा। अब ये तो हो गया, है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसको चेक अगर करना है तो चेक कैसे करते हैं? विल गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट। मैं यहाँ पे ns लुकअप करूंगा। ns लुकअप क्या होता है? नेम सर्वर लुकअप। और यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे डालेंगे वेब डॉट अमोल शेंडे डॉट शॉप। कुछ मिल रहा है क्या? नहीं, ये तो गूगल का डीएनएस सर्वर मिल रहा है, बराबर। हमको मिलना चाहिए था आईपी एड्रेस ऑफ वेबसाइट। अगर हम लोग एक दिन या 2 दिन 48 आवर्स अगर वेट करते हैं तो ये रिजॉल्व कर लेगा अपने आप। लेकिन अभी अगर टेस्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। क्या? विल कॉपी वन ऑफ द, कहाँ चला गया? एनएस रिकॉर्ड है ना, कोई भी एक एनएस सर्वर ले लो और उसके आगे लिख दो व्हाट इट शुड पॉइंट टू। इट शुड पॉइंट टू माय आईपी एड्रेस। मतलब मैं एनएस लुकअप करना चाहता हूँ, लेकिन ये इंफॉर्मेशन किसके पास है? इसके पास, है ना। तो ये अगर बराबर बताएगा, इसका मतलब है हमारा पब्लिक होस्टेड जोन कॉन्फ़िगर हो गया है। लेकिन अभी तक कोई वेबसाइट दिख रहा है कि आपको? नहीं, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करने के लिए, नॉर्मली रिजॉल्व क्यों समय लगता है? हमारे लैपटॉप का या डीएनएस सर्वर का कैशे होता है। कैशे मतलब रिसेंटली एक्सेस इंफॉर्मेशन। इस कैशे में वो इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके कारण वो होता है, राइट। या कुछ डमी इंफॉर्मेशन रहेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? services.msc, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे मैं डीएनएस सर्च करूंगा। क्या करूंगा? डीएनएस क्लाइंट दिख रहा है। अब ये मेरे को अलाउ करता है कि नहीं रिस्टार्ट करने के लिए? मुश्किल है, ठीक है। अगर मैं रिस्टार्ट कर सकता था इसको, तो मेरे लैपटॉप का जो कैशे है वो डिलीट हो जाता, और मेरा लैपटॉप क्या करता? इसको एग्रेसिवली सर्च करना चाहता साइट को, है ना। तो अभी कुछ नहीं कर सकते। एक चीज और कर सकता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे ओके। अगर ये हो गया फ्लश डीएनएस, मतलब डीएनएस का कैशे फ्लश किया हमने, ओके। और फिर हमने क्या किया भाई? नया ब्राउजर लेते हैं। तो नया ब्राउजर कौन सा है मेरे पास? एक था ना एक्स्ट्रा, फायरफॉक्स। ओके, फर्दर लगेगा इसको। ओके, क्लियर है? ओके, अब देखिए इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। व्हाट नेक्स्ट वी नीड टू डिस्कस। चलो, ऑनलाइन स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके, नो सर। व्हाट अबाउट अदर्स? संकेत समझ में आया क्या भाई? हेलो संकेत, तुषार, यस सर, समझला. हेलो तुषार, समजलं का? येस सर. ओके, तो अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ना।
इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे? इसके बाद डिस्कस करेंगे आईएएम। आईएएम का मतलब होता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। क्या होता है? आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, राइट। अब आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? यूजर आता है। क्या आता है? यूजर, ग्रुप, पॉलिसीज एंड रूल। क्या आता है? चार चीजें आती है। क्या आती है? एक आता है यूजर आता है, दूसरा आता है ग्रुप आता है, तीसरा आता है पॉलिसी आता है, चौथा आता है रोल। अब व्हाट एग्जैक्टली दिस इज? तो यूजर का मतलब अकाउंट थ्रू विच वी कैन लॉग इन, बराबर। यूजर अकाउंट के थ्रू AWS पोर्टल पे आप लॉग इन कर सकते हो, बराबर। तो यूजर क्या है? अकाउंट थ्रू विच we can log in, right? To AWS पोर्टल। AWS पोर्टल ले लो, CLI ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। या मैं सिंपली, ठीक है, AWS पोर्टल आपको समझ में आ गया। व्हाट इज ग्रुप, अनुज? क्या होता है? ग्रुप ऑफ यूजर्स, कलेक्शन ऑफ यूजर्स बोल सकते हैं, नॉर्मली कलेक्शन ऑफ सेम यूजर्स बोल सकते हैं। जैसे इस बैच में हम लोग क्या है, हमारा मकसद क्या है? AWS DevOps सीखना है, राइट। तो इस बैच में जो जो पार्टिसिपेट किया है उनका व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएटेड है, बराबर है। कोई दूसरा है क्या इस ग्रुप में? नहीं। क्या आप दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हो? यस। मतलब सिंगल यूजर कैन बी अ पार्ट ऑफ मल्टीपल ग्रुप एज वेल। ओके। तो ग्रुप ऑफ का मतलब क्या होता है? जनरली कलेक्शन ऑफ यूजर्स लिखूंगा। अब देखो, जिनका रिक्वायरमेंट सिमिलर है वही एक ग्रुप में होता है ना। अलग अलग रिक्वायरमेंट के यूजर को एक ग्रुप में डाल के कोई मतलब है क्या? नहीं। एक और चीज, सिंगल यूजर कैन बी अ मेंबर ऑफ मल्टीपल ग्रुप। सिंगल यूजर कैन बी पार्ट ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स। दूसरा, वी कैन नॉट ऐड ग्रुप इनसाइड ग्रुप। ये AWS का लिमिटेशन है। ओके। बाकी जगह होता है, बाकी जगह कुछ कुछ जगह पे एक ग्रुप के अंदर दूसरा ग्रुप ऐड कर सकते हैं, AWS में नहीं कर सकते, ठीक है। और तीसरा क्या है? पॉलिसीज। पॉलिसीज का मतलब क्या होता है? पॉलिसी मतलब परमिशन। यस, श्योर ऑफ हो गया। यस। हो गया। थर्ड है आपका पॉलिसीज। क्या है? पॉलिसीज का मतलब परमिशन। पॉलिसी इज इन जेसन फॉर्म। जेसन का मतलब क्या होता है? शाबाश। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट रोटेशन। क्या होता है? पॉलिसी का मतलब क्या होता है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ जावास्क्रिप्ट, राइट। और लास्ट में क्या है? रोल।
रोल कैन बी एसोसिएटेड टू, यूजर को भी दे सकते हैं हम लोग, सॉरी, रोल कैन बी एसोसिएटेड टू सर्विस, यस। रोल कैन बी एसोसिएटेड टू सर्विस, और रोल के अंदर क्या हो सकता है, वी कैन ऐड पॉलिसीज इन रोल। क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो एक प्रैक्टिकल आपको बताया था एसएसएच सेशन मैनेजर का, है ना, वो लॉग मेंटेन करता है, तो उसके लिए क्या करता था, उसके लिए क्या किया हमने, एक रोल असाइन किया, किसको, EC2 इंस्टेंस को, बराबर, एसएसएच मैनेज इंस्टेंस कोर, ऐसा कुछ रोल का नाम था, वो रोल किसको दिया, EC2 इंस्टेंस को। अब ये रोल को एक्सपांड करेंगे तो उसके अंदर कुछ पॉलिसीज रहेगा, क्या रहेगा, कुछ पॉलिसीज रहेगा, बराबर। आप ग्रुप को भी पॉलिसी असाइन कर सकते हो, है ना, वो भी प्रैक्टिकल हमने किया है। शुरुआत में हमने बोला था कि रूट यूजर अकाउंट से लॉगिन नहीं करना है, नॉर्मल यूजर अकाउंट से लॉगिन करना है और उसको एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट यूजर बनाना है। तो एक IAM यूजर बनाया और उस IAM यूजर को पॉलिसी अटैच किया, ओके, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, एक एडमिन यूजर एक यूजर क्रिएट कर सकते हैं, उसको ग्रुप में ऐड कर सकते हैं और ग्रुप को भी पॉलिसी दे सकते हैं। अब दो चीजें बताया मैंने ना यहाँ पे, एक यूजर क्रिएट किया, यूजर को डायरेक्टली पॉलिसी अटैच किया, एक यूजर क्रिएट किया, उसको ग्रुप में ऐड किया और ग्रुप को पॉलिसी अटैच किया। अब इसका फायदा क्या है, उस ग्रुप में अगर मल्टीपल यूजर ऐड करूंगा तो दिस बिकम्स द एडमिन यूजर, ओके। और नॉर्मली यही प्रिंसिपल हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करते हैं। इंस्टेड ऑफ असाइनिंग परमिशन टू यूजर, हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप को परमिशन देते हैं, बराबर। तो ग्रुप में से यूजर ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, बराबर। तो इंडिविजुअल यूजर को नॉर्मली नहीं देते हैं परमिशन, परमिशन देते हैं ग्रुप को। फिर से चला गया क्या, ओके, क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट, ओके, नो सर। नाउ लिनक्स में भी परमिशन रहता है ना, एरर परमिशन लिनक्स में रहता है, विंडोज में रहता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जाओ तो परमिशन रहता है। बोलिए RY ऐसे करके क्या, थोड़ा जोर से, फाइल परमिशन, हाँ हाँ रहता है ना। मतलब उसका विकास कैसे हो सकता है, जो कुछ समझा सकते हो। ये आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लिनक्स के ऊपर सेशन ले लेंगे, ठीक है, ओके। तो पहले ये चैप्टर कंप्लीट कर दो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, लिनक्स के ऊपर एक सेशन लेंगे, जितना समय लगता है, बेसिक बेसिक चीजें मैं बता दूंगा आपको, और वो ये अमेजोन लिनक्स के ऊपर ही लेंगे, चलो ठीक है। आपको अगर लोकली करना है तो सेपरेटली मेरे से पूछ सकते हो, आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो, या मेरे को लगता है यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को लोकली इंस्टॉल करना कैसे करना है पता रहेगा, पता है ना शिवराम, ओके, तो वो बता देगा आपको, है ना। कुछ ही छोटा सा चीज है, वर्चुअलाइजेशन एनेबल करके आप इसी सर्वर बना सकते हो, है ना। और उसके बाद देखेंगे हम लोग S3, उसके बाद देखेंगे हम लोग S3। तो आज क्या देखना है, IAM। तो IAM क्या है, AWS आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं AWS IAM, राइट। IAM मतलब आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ये ग्लोबल सर्विस है, लोकल है क्या, लोकल नहीं, रीजनल नहीं है, ओके। ये क्या है, एनी एग्जांपल ऑफ ग्लोबल सर्विसेज श्रीराम, रूट 53, और क्या है, IAM हो गया, रूट 53 हो गया, और हाँ बिलिंग भी क्या है,
आप बोल रहे ते मला माहिती नाही. ओके काय हा ते पण विचारतो यार काय ठीक है. कहाँ पे हम लोग थे? ओके. रूट अकाउंट क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट शुडंट बी यूज्ड और शेयर्ड. ये तो पहले ही सेशन में मैंने बता दिया. जब हम लोग क्या करते हैं एडब्ल्यूएस अकाउंट क्रिएट करते हैं उस समय पे रूट अकाउंट क्रिएट होता है कि नहीं? तो रूट अकाउंट को लॉगिन करने के लिए क्या होता है, जिस ईमेल आईडी से आप लोग एडब्ल्यूएस अकाउंट क्रिएट करते हो वो उसका ईमेल आईडी होता है, मतलब यूजर नेम होता है, और उस रूट अकाउंट का पासवर्ड जो आप पहली बार सेट करते हो वो उसका ऑथेंटिकेशन होता है. अब सॉरी गलत बताया, गलत मतलब वर्डिंग में गलत हो गया. रूट अकाउंट मतलब मेन अकाउंट होता है. एक कब सेट होता है जब आप एडब्ल्यूएस का अकाउंट क्रिएट करते हो, एट दैट टाइम रूट अकाउंट क्रिएट होता है और रूट अकाउंट को फुल प्रिविलेजेस रहता है. अगर आपको अकाउंट डिलीट करना है तो भी रूट अकाउंट के प्रिविलेजेस से कर सकते हो. बराबर. आप क्या कर सकते हो, रूट अकाउंट के प्रिविलेजेस से कर सकते हो. ओके. रूट अकाउंट को लॉगिन करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, यूजर नेम जो ईमेल आईडी होता है और पासवर्ड. बराबर. ओके. तो इट इज नॉट रिकमेंडेड टू लॉग इन यूजिंग रूट अकाउंट फॉर डे टू डे एक्टिविटीज. इसके लिए क्या बोला जाता है, एक IAM यूजर क्रिएट करो. ओके. IAM मतलब आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट. उसको एडमिन प्रिविलेजेस दे दो. इसको क्या करो, एडमिन प्रिविलेजेस. अब एडमिन प्रिविलेजेस देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस नाम का पॉलिसी उस यूजर को अटैच कर देते हैं. तो उस यूजर को क्या मिलेगा, यूजर आर पीपल विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन बी ग्रुप्ड. यूजर्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं वो लोग, एम्प्लॉइज. अगर हम लोग हैं तो हर एक का एक यूजर अकाउंट रहेगा. एक यूजर के दो अकाउंट रहेंगे क्या, नहीं, एक यूजर का एक ही अकाउंट रहेगा. और इसको ग्रुप किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर. जैसे अगर हम लोग सभी प्रोसेस एग्जीक्यूटिव है तो हो सकता है प्रोसेस एग्जीक्यूटिव का एक ग्रुप बनाओ, उसके अंदर दे दो, ऐड कर दो. ऐसा क्यों, समझो प्रोसेस एग्जीक्यूटिव को कुछ रिसोर्सेस का एक्सेस चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ एडिंग मल्टीपल यूजर्स टू अ रिसोर्स हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप को ऐड करके परमिशन दे देंगे, है ना. ग्रुप ओनली कंटेन यूजर्स नॉट अदर ग्रुप्स. दिस इज द AWS लिमिटेशन, है ना. विंडोज वगैरह में जाओगे तो एक ग्रुप के अंदर दूसरा ग्रुप आसानी से ऐड कर सकते हैं, लेकिन AWS के ऊपर तो AWS में नहीं कर सकते, है ना. यूजर डोंट हैव टू बी बिलोंग टू अ ग्रुप एंड यूजर कैन बिलोंग टू मल्टीपल ग्रुप. ऐसा जरूरी नहीं है कि यूजर को ग्रुप में बिलोंग करना ही है, नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन एक यूजर मल्टीपल ग्रुप का भी मेंबर हो सकता है. तो यहाँ पे देखिए ये सिंगल यूजर है, किसी ग्रुप का मेंबर नहीं है. लेकिन यहाँ पे देखिए तीन ग्रुप है हमारे पास, एक है डेवलपर्स, दूसरा है ऑडिट टीम और तीसरा है. ये जो तीन यूजर है किस ग्रुप के मेंबर है, डेवलपर ग्रुप के. ओके. ये दो यूजर है वो किस मेंबर के, किस ग्रुप के मेंबर है, ऑपरेशंस के, राइट. लेकिन मैंने और ग्रुप क्रिएट किया है और ये जो ग्रुप, ये यूजर जो बाकी ग्रुप के मेंबर है उनको भी ऐड किया है, मतलब सिंगल यूजर कैन बी अ पार्ट ऑफ मल्टीपल ग्रुप. अब देखो ये जो यूजर है चार्ली और डेविड, ओके, ये डेविड को ऑपरेशंस ग्रुप का भी प्रिविलेजेस मिलेगा और इसका भी मिलेगा. चार्ल्स को दोनों ग्रुप का परमिशंस मिलेगा, राइट. अब परमिशंस हम लोग किस तरह से दे सकते हैं, एक तो अलाउ नहीं तो डिनाई. क्या दे सकते हैं, अलाउ नहीं तो डिनाई. और डिनाई को हायर वैल्यू रहता है. अगर आपने कहीं पे अलाउ दिया है और कहीं पे डिनाई आ गया तो उसको डिनाई परमिशन मिलेगा.
इसको बोलते हैं लिस्ट प्रिविलेजेस। मतलब किसी यूजर को ज्यादा एक्सेस मत दो, जितना उसका जरूरत है उतना ही एक्सेस दो। क्लियर? ओके, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। अब देखो IAM परमिशंस डिस्कस करेंगे, है ना। यूजर और ग्रुप कैन बी असाइंड अ जेसन डॉक्यूमेंट कॉल पॉलिसीज। मैंने पॉलिसीज का मतलब बताया था परमिशन। परमिशन जेसन के फॉर्म में होता है और यही परमिशन होता है, यही पॉलिसीज होता है। द पॉलिसीज डिफाइन परमिशन ऑफ द यूजर, राइट। AWS, in AWS you apply a least privilege principle. Don't give more permission than a user needs. क्लियर? अब ये है आपका जेसन डॉक्यूमेंट। ये क्या है? जेसन डॉक्यूमेंट। ओके, यहाँ पे आप अलाउ का परमिशन दे सकते हो या डिनाई का भी दे सकते हो। ओके, अब ये आपका जेसन डॉक्यूमेंट। अभी जेसन डॉक्यूमेंट ये एक्सप्लेन करने से अच्छा है, मैं क्या करूंगा, ये हो गया क्या? बस हो गया हमारा वेबसाइट, है ना। ज्यादा समय लगा क्या? नहीं लगे, है ना। तो थोड़ा सा वेट करो। ऐसा बोला जाता है कि 48 आवर्स लगते हैं, लेकिन ग्लोबली 48 आवर्स में हो जाता है। पहले हम लोग बोलते थे, आजकल तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, राइट। क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट को कोई डाउट है? नो सर। 2 मिनट का ब्रेक दो, नो सर। मैं आता हूँ। श्योर। यस सर। अब देखिए, हमारा रूट 50 का प्रैक्टिकल परफॉर्म हो गया है ना, सक्सेसफुली। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिलीट किया जा सकता है। ओके, तो पहले क्या करूंगा, आई विल डिलीट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या करेंगे हम लोग, EC2 को डिलीट करेंगे। एक काम करता हूँ, रूट 53 को डिलीट करूंगा। रूट 53 कैसे रूट 53 डिलीट करेंगे? सबसे पहले रिकॉर्ड का एंट्री डिलीट करना है ना। और उसके बाद पोस्टेड जोन को डिलीट कर देंगे, है ना। और कुछ डिलीट करने की जरूरत है क्या? EC2 इंस्टेंस फिलहाल रहने देते हैं, एट द एंड ऑफ द सेशन हम लोग डिलीट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, वी आर डिस्कसिंग दिस, तो मैं चाहता हूं आपको छोटा सा जेसन पॉलिसी बताया है ना।
जेसन का जो सिंटैक्स रहेगा आपका इस तरह से रहेगा, ठीक है। पॉलिसी का जो सिंटैक्स रहेगा इस तरह से रहेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीजें हैं, ये करली ब्रेसेस के अंदर एक है वर्शन और दूसरा है स्टेटमेंट, बराबर। कौन कौन सा है? इन दिस करली ब्रेसेस यू हैव दिस वर्शन और ये है स्टेटमेंट। अब ये वर्शन कौन बताता है? AWS बताता है कि दिस इज द वर्शन। इसमें कोई चेंजेस हमको करना है क्या? वी डोंट वांट टू चेंज दिस, और नॉर्मली यही होता है 17/10/2012, है ना। AWS चेंज करेगा तो डेफिनेटली जेसन पॉलिसी का स्ट्रक्चर चेंज करेगा, तो इसका वर्जन भी चेंज करेगा। और इसके अंदर हमको स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखना है? स्टेटमेंट, राइट। ओके। और ये आपको पता है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये करली ब्रेस कहाँ एंड हो रहा है? यहाँ पे, बराबर। अब देखो ये स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या लिखा है। तो स्टेटमेंट के अंदर देखो, ये ओपन ब्रैकेट है, वो यहाँ पे क्लोज हो रहा है ना। तो स्टेटमेंट के अंदर ये ओपन ब्रैकेट दिया है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और ये भी यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो स्टेटमेंट के अंदर दिस इज SID। अब SID इज ऑप्शनल, दैट इज ID ऑफ द पॉलिसी आप बोल सकते हो। यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हो, ओके। तीसरा है इफेक्ट। इफेक्ट कैन बी अलाउ और डिनाई। इफेक्ट कैन बी अलाउ और डिनाई। और यहाँ पे है एक्शन। अब अलाउ करने के बाद कौन सा एक्शन करना है? जब जो EC2 इंस्टेंस है, समझो लिस्ट करना है ऑब्जेक्ट, तो गेट ऑब्जेक्ट, सॉरी लिस्ट ऑब्जेक्ट, गेट ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे यहाँ पे एक्शन के अंदर, है ना। और यहाँ पे दिया है रिसोर्स। रिसोर्स मतलब किस रिसोर्स के ऊपर परमिशन देना है, राइट। ऑन विच रिसोर्स वी नीड टू गिव परमिशन। ये रिसोर्स मतलब सिर्फ यूजर का अकाउंट आईडी नहीं, सर्विसेज का ये, यस, मतलब आपको S3 के ऊपर एक्सेस देना है। S3 मतलब स्टोरेज अकाउंट होता है, सिंपल स्टोरेज सर्विस बोलते हैं AWS में, तो उसका देना पड़ेगा। अब देखिए, इसके बाद और एक चीज होती है, और वो चीज है आपका प्रिंसिपल। दिया है क्या यहाँ पे भी नहीं दिया है। इसके बाद देखो, ये जो है ये है आपका वर्जन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में SID दिया है क्या? यहाँ पे नहीं दिया है, इन्होंने निगलेक्ट कर दिया SID। तो आप देना चाहते हो तो दो, कुछ भी नाम दे सकते हो। तीसरा है आपका इफेक्ट। इसने मल्टीपल ये दिया है। इफेक्ट क्या दिया है? अलाउ दिया है, ओके। एक्शन क्या दिया है? EC2 डिस्क्राइब, बराबर। रिसोर्स क्या दिया है? स्टार, मतलब जितने सारे EC2 इंस्टेंस है इनको ये डिस्क्राइब कर पाए। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक EC2 इंस्टेंस को डिस्क्राइब करना है तो यहाँ पे मुझे EC2 इंस्टेंस का ARN देना पड़ता। ARN मतलब AWS रिसोर्स नेम। जब हम लोग कोई सर्विस क्रिएट करते हैं उसका ARN हमको पोर्टल पे दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या दिया है? इलास्टिक लोड बैलेंसिंग को डिस्क्राइब करना है और स्टार दिया है ना। मतलब जितने सारे इलास्टिक लोड बैलेंसर है इनको हम लोग डिस्क्राइब करना चाहते हैं, है ना। और अलाउ दिया है। यहाँ पे क्या दिया है? परमिशन इज अलाउड, और ये व्हाट आई एम सेइंग, क्लाउड वॉच के ऊपर इतना सारा परमिशन हमको असाइन करना है, बराबर। और जितने सारे क्लाउड वॉच हमने कॉन्फ़िगर किए इन सब के ऊपर, बराबर। अब यहाँ पे और एक एंट्री होता है, एक एंट्री और क्या होता है? आई वांट पॉलिसी along with principle। ये देखो प्रिंसिपल कहाँ पे है? ये है ना। तो यहाँ पे SID दिया है, इफेक्ट दिया है,
प्रिंसिपल मतलब हु विल एक्सेस दिस। प्रिंसिपल का मतलब क्या है, हमने पहले क्या बताया था, रिसोर्स का मतलब किसके ऊपर एक्सेस देना है, और प्रिंसिपल का मतलब हु विल एक्सेस दिस, राइट। तो प्रिंसिपल भी यहाँ पे दिया जा सकता है पॉलिसी के अंदर। क्लियर? ओके। अब देखिए ये हमने बता दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, डिस्कस करना है। नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट द IAM पॉलिसी इनहेरिटेंस। तो IAM पॉलिसी इनहेरिटेंस क्या है, तो इस तरह का है। तो अगर एक डेवलपर ग्रुप है, डेवलपर ग्रुप में 3 यूजर्स है, इन 2 यूजर को, ये 2 यूजर सिर्फ डेवलपर ग्रुप में, तो यहाँ का पॉलिसी इसको मिलेगा। लेकिन ये जो चार्ज है, इट इज अ पार्ट ऑफ मल्टीपल ग्रुप, तो इसको ऑडिट टीम का भी पॉलिसी मिलेगा, डेवलपर टीम का भी पॉलिसी मिलेगा। और यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, लीस्ट प्रिविलेजेस, बराबर। तो दोनों जगह अलाउ है तो इसको अलाउ मिलेगा, एक जगह भी डिनाई है तो डिनाई विल बी हायर प्रेसिडेंस। इस यूजर को दोनों ग्रुप का पॉलिसी मिलेगा। यहाँ पे क्या है, यूजर फ्रेड है, इसको एक पॉलिसी डायरेक्टली हमने अटैच किया। डायरेक्टली कौन सा पॉलिसी, हमने खुद ने क्रिएट करके, उसको बोलते हैं इनलाइन पॉलिसी, है ना। इनलाइन पॉलिसी का मतलब वी आर क्रिएटिंग द पॉलिसी एंड अटैचिंग टू यूजर, और यूजर, उसको बोलते हैं इनलाइन पॉलिसी। इसको बोलते हैं इनलाइन पॉलिसी। क्लियर? ओके। अब पॉलिसी के 2 तरह का होता है, एक होता है AWS मैनेज पॉलिसी और दूसरा है कस्टमर मैनेज पॉलिसी, बराबर। अब AWS के बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए परमिशन, जो स्ट्रक्चर है, AWS ने खुद ने क्रिएट करके रखा है। ओके। और हमारे यूज के लिए हम लोग कुछ कस्टम पॉलिसी हमने बताया है, राइट, परमिशन के लिए, उनको बोला जाता है कस्टमर मैनेज पॉलिसी। तो कस्टमर मैनेज पॉलिसी अगर कहीं पे कंफ्लिक्ट नहीं होता है तो हम लोग उसको डिलीट कर सकते हैं। AWS मैनेज पॉलिसी से हम लोग डिलीट कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, राइट। चलो यहां तक कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट को? नो सर। ओके। देखो ये मैंने जो आपको बताया था, ये AIAM पॉलिसी स्ट्रक्चर कहाँ से शुरू होता है, वर्जन आईडी, वर्जन से। आईडी क्या होता है, ये आईडी भी ऑप्शनल है, जैसे मैंने SID बताया था ऑप्शनल है, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे ऊपर आईडी अगर दे दिया तो वही भी क्या है, ऑप्शनल है, बराबर। अब यहाँ पे क्या दिया है, इस पॉलिसी में देखो क्या दिया है, S3 अकाउंट परमिशन। S3 का मतलब होता है सिंपल स्टोरेज अकाउंट, और S3 के परमिशंस के बारे में ये बोल रहे हैं। तो आईडी इज जस्ट अ नेम, ऑप्शनल है। इवन दिस SID स्टेटमेंट आईडी, दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल। और स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट भी हम लोग दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट दिया है ना, बराबर। अब देखिए इफेक्ट क्या है, अलाउ कौन यूज करेगा, तो ये रूट यूजर यूज करेगा। मतलब हमने सबको नहीं देना चाहते, हम किस यूजर को देना चाहते हैं, रूट यूजर को। क्या एक्शन है, S3 गेट ऑब्जेक्ट एंड S3 पुट ऑब्जेक्ट, बराबर। अब ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, और कौन सा बकेट, ये माई बकेट नाम का, मतलब हम लोग रूट यूजर को एक्सेस दे रहे हैं इस बकेट के ऊपर। ओके। क्या एक्शन, ये 2 ही एक्शन हम लोग अलाउ करना चाहते हैं, बराबर। ओके। एंड दिस इज द पॉलिसी स्टेटमेंट। अब ये जेसन डॉक्यूमेंट होता है, जेसन क्या है, हालांकि एक लैंग्वेज है बट इजीली रीडेबल है। अलग से हमको कुछ सीखना पड़ता है कि जेसन में, नहीं, जेसन और एक यामल भी होता है। यामल का मतलब येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज। जैसे एंसिबल पढ़ेंगे तो एंसिबल में यामल फॉर्मेट यूज होता है, कल जाके डॉकर कुबरनेटिस पढ़ेंगे उसमें भी यामल फॉर्मेट ही यूज होता है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग में नॉर्मली जेसन फॉर्मेट यूज किया जाता है ना। तो दोनों, जेसन मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, यामल का मतलब होता है यट अनदर मार्कअप लैंग्वेज। दोनों आइडेंटिकल सेम है, यामल थोड़ा सा और ज्यादा इजी है। ओके। उसमें ये करली ब्रेसेस एक्स्ट्रा के जो दिए है ना, वो यामल में नहीं होता है ना। वहां पे सिर्फ इंटेंडेशन मैटर करता है। इंटेंडेशन मतलब स्पेस कितना छोड़ना है, मतलब किसके अंदर क्या है वो बताने के लिए हमको, जैसे ये नहीं क्या, ये लिखा है इसके अंदर ये 2 पॉइंट है ना, 3 पॉइंट, तो इसके लिए हमने 2 स्पेस छोड़ा है, ये समझ में आ रहा है। तो यामल में यही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। जेसन में आपको करली ब्रेसेस मोस्टली मिलेगा,
लेकिन दोनों सिंपल है, जहां पे जो यूज होता है हमको यू यूज करना है। अब ये पॉलिसी समझ में आए कि आपको व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? ऑनलाइन स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। सिर्फ एक डाउट है हाँ। सर, सॉरी बोलिए सर। ना। आपने YML बोला इसलिए, बट उसमें दो एक्सटेंशन होते हैं शायद, सॉरी YML, और एक YML होता है सिर्फ। उसमें एक ये अनदर मार्कअप लैंग्वेज बोला ना आपने, एक क्या सिर्फ है? एक एक सुना, एक से सुना। YML और YAML ही बोल रहे हो? यस और सर। कुछ पूछना है? नहीं अब सर। हमने डॉक्स और डॉक में कुछ फर्क होता है क्या बॉस? मैं डॉट डॉक देता हूँ और यस सर। डॉट डॉक्स, कोई फर्क है यस यस। क्या? नो एक्स सर, है नो। कि एक्स है? ऐसी ही है शायद। तो इसी तरह से YML और डॉट YAML कोई फर्क नहीं है, एक ही है। यस यस। ओके, तो गॉट कुछ इट। फाइल सिस्टम आपका डॉट मतलब अप टू 3 डॉट एक्सटेंशन सपोर्ट करते हैं, कुछ 4 पे। जैसे फाइल सिस्टम का बात करूं, ओके। आपको फैट और NTFS के बारे में पता है, शायद हमने एक बार बताया भी था। बताया था ना? फैट का यस मतलब सर। है फाइल एलोकेशन टेबल। अब ये ओल्ड फाइल सिस्टम है, ये बेसिकली 8.3 के फॉर्मेट में काम करते हैं। मतलब फाइल का नाम 8 कैरेक्टर और एक्सटेंशन 3 कैरेक्टर, और ये शायद 256, आई एम नॉट श्योर, बट ये 256.4 आना चाहिए। ओके। मतलब यस सर। NTFS में अगर आपको फाइल का नाम देना है तो आपका कैरेक्टर शायद शायद हो सकता है, नॉट श्योर, है ना, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, 256 बहुत बड़ा होता है। तो फाइल का नाम आपका 256 कैरेक्टर का रहना चाहिए, और उसका एक्सटेंशन अप टू 4 भी चलेगा, लेकिन ये 3 को भी सपोर्ट करता है। तो इसी तरह से ये YAML और YAML इट्स वन एंड द सेम थिंग। ओके, ओके उसमें सर। कोई ओके दूसरा सर। चीज आपको ज्यादा देखना नहीं है। गॉट इट, गॉट इट सर। ओके, तो क्लियर है ये? यस सर, क्लियर। नाउ अब ये दूसरे आ गया, IAM पासवर्ड पॉलिसी। चलो, IAM पॉलिसी समझ में आ गया, यूजर को कौन सा पॉलिसी देना है वो। लेकिन ये जो है IAM पासवर्ड पॉलिसी, यूजर का जो पासवर्ड हम लोग सेट करते हैं, ओके, उसका मतलब उसका क्या बोल सकते हैं हम लोग, लिमिटेशन क्या है ना? तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, हायर सिक्योरिटी फॉर योर अकाउंट इन AWS, यू कैन सेट अप पासवर्ड पॉलिसी, सेट अ मिनिमम पासवर्ड लेंथ, रिक्वायर्ड स्पेसिफिक कैरेक्टर, मतलब ये होता है आपका क्या बोल सकते हैं, पासवर्ड, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड देता है। अलो ऑल IAM यूजर टू चेंज देयर ओन पासवर्ड, रिक्वायर यूजर टू चेंज देयर पासवर्ड आफ्टर सम टाइम, दैट इज पासवर्ड एक्सपायरेशन, और प्रिवेंट पासवर्ड रीयूज। तो ये हम लोग कहां से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बॉस? तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग कहाँ चले जाएंगे? हम लोग IAM में चले जाएंगे। IAM इज अ ग्लोबल सर्विस। IAM क्या है? देखो, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। विच क्वेश्चन? इन AWS what are global services, right? IAM ग्लोबल सर्विस है, रूट 53 ग्लोबल सर्विस है, क्लाउड फ्रंट ग्लोबल सर्विस है ना? क्लाउड फ्रंट नॉर्मली CDN के लिए यूज किया जाता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब AWS फायरवॉल है, ये भी ग्लोबल है। AWS शील्ड, AWS ऑर्गेनाइजेशन, AWS, जैसे बहुत सारे दिए, तो ये कुछ याद रखो आपका, है ना? तो IAM है, रूट 53 है, बिलिंग डैशबोर्ड भी आपका ग्लोबल सर्विस है, क्लाउड फ्रंट, AWS वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, AWS शील्ड, ये भी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ओके, तो ये AWS ग्लोबल एक्सेलेरेटर, ये कुछ सर्विसेज के नाम याद रखो। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द ग्लोबल AWS सर्विसेज? तो 4-5 सर्विसेज आपको आना चाहिए, है ना? तो हम लोग 2-3 तो पता है हमको, कौन कौन सा? रूट 53, IAM, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड बिलिंग,
ओके, और उसके बाद AWS ग्लोबल एक्सीलरेटर, AWS शील्ड, ओके, और कौन सा है, क्लाउड फ्रंट, क्लाउड फ्रंट है ना, क्लाउड वॉच नहीं है, क्लाउड फ्रंट है। ओके, क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग सर्विस है, और क्लाउड फ्रंट आपका CDN कॉन्फ़िगर करने के लिए है। अब CDN शायद पहले सेशन में हमने डिस्कस किया था जब क्लाउड का आर्किटेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना, आप लोगों को शायद नहीं पता तो। अब देखिए व्हाट वी आर डिस्कसिंग, तो यहाँ पे जब मैं अकाउंट में जाऊंगा, कहाँ पे चला गया, यहाँ पे, और अगर मैं IAM सर्च करता हूँ, इफ आई एम सर्चिंग IAM, तो IAM में देखिए अकाउंट सेटिंग भी है, ठीक है। अबे अकाउंट सेटिंग में पासवर्ड पॉलिसी दिया है, तो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड पॉलिसी क्या है, मिनिमम पासवर्ड लेंथ शुड बी 8 कैरेक्टर, इट कंसिस्ट अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, नंबर, नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, मतलब पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी आपको फुलफिल करना पड़ता है, राइट। इसको एडिट भी कर सकते हैं, ओके। यू डोंट वांट डिफॉल्ट पॉलिसी, आप कस्टम पॉलिसी भी कर सकते हैं। आपको पासवर्ड 8 कैरेक्टर का नहीं 10 कैरेक्टर का चाहिए, तो आप करो। कौन कौन से कैरेक्टर पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी के लिए फुलफिल होने चाहिए, ये भी आप दे सकते हो, है ना। टर्न ऑन पासवर्ड एक्सपायरेशन, कितने दिन के बाद पासवर्ड एक्सपायर होना चाहिए, मैंने दिया 45 डेज, राइट। पासवर्ड एक्सपायरेशन रिक्वायर्स एडमिनिस्ट्रेटर रिसेट, allows user to change their own password, ओके, प्रिवेंट पासवर्ड रीयूज, ओके, कितने पासवर्ड रीयूज करना कीजिए, तो मैं 5 दे, मतलब यूजर ने अगर अभी पासवर्ड दिया 45 डेज के बाद रिसेट होगा, तो रिसेट बेसिकली नोटिफिकेशन आएगा यूजर को कि पासवर्ड रिसेट करो आप। वैसे 5 पासवर्ड चेंज करने के बाद, मतलब लास्ट 5 पासवर्ड वो रिपीट नहीं कर सकता। बहुत सारे साइट पे आपने देखा होगा, है ना, वो पॉलिसी आप यहाँ से दे सकते हो, राइट। ये स्ट्रिक्ट करना है, पासवर्ड एक्सपायरेशन रिक्वायर्स एडमिनिस्ट्रेटर रिसेट, मतलब सिर्फ एडमिन ही क्या कर पाएगा, यूजर का पासवर्ड रिसेट कर पाएगा, लेकिन आपको ऐसा करना है क्या, नहीं, विल यूज अ डिफॉल्ट IAM पॉलिसी, क्लियर। आपको करना है तो कर सकते हो, बट उसमें देखने लायक कुछ है नहीं। देन वी हैव द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वी हैव मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, AWS अकाउंट में लॉगिन करने के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, email password, टू लॉग इन टू AWS अकाउंट, password, set verification, यूजिंग IAM यूजर, anonymous password. क्या क्या लगता है भाई, यस, वो भूल गए थे मैं। पहला है अकाउंट आईडी और अकाउंट अलायस। आईडी नंबर में होता है, अकाउंट अलायस नेम के फॉर्म में होता है, जैसे मेरा अकाउंट अलायस है IT एजुकेशन 4321। दूसरा है यूजर नेम, तीसरा है पासवर्ड, और चौथा है क्या है, MFA, राइट। ये 4 चीजें लगती है। रूट अकाउंट के लिए क्या लगता है, Email and password and name address. यूजर नेम नॉर्मली क्या होता है, ईमेल आईडी होता है, पासवर्ड, और MFA आपने कॉन्फ़िगर किया है, तो यहाँ पे भी आपने MFA कॉन्फ़िगर किया है तो लगेगा, एंड इट इज कंप्लीटली ऑप्शनल। अब मैं क्या करता हूँ, एक नया यूजर बनाता हूँ, क्या बताता हूँ, एक नया यूजर क्रिएट करेंगे। बाय डिफॉल्ट हमारे पास कितने यूजर है, 4 यूजर है ना। मैं एक नया यूजर क्रिएट करता हूँ, क्या नाम से करूंगा भाई, टेस्ट एडमिन करता हूँ, ठीक है।
अब इसको क्या करना है, AWS मैनेजमेंट कंसोल का एक्सेस देना है। फुल एक्सेस हो गया ना ये। नहीं, फुल एक्सेस नहीं हुआ। मैनेजमेंट कंसोल मतलब पोर्टल के ऊपर लॉगिन करने का एक्सेस। मैनेजमेंट कंसोल मतलब पोर्टल के ऊपर लॉगिन करने का एक्सेस। अब क्या करना है, स्पेसिफाई यूजर इन आइडेंटिटी सेंटर। व्हाट इज आइडेंटिटी सेंटर? आइडेंटिटी सेंटर मतलब डायरेक्टरी सर्वर। अभी हमको डायरेक्टरी सर्वर डिस्कस नहीं करने का है ना। कौन कौन वर्क जॉब करता है, जैसे अजय जॉब करता है ना। जब भी ऑफिस में जाता है, अब ये लॉगिन होता है ऑफिस में यूजिंग आइडेंटिटी सेंटर। अब आइडेंटिटी सेंटर का मतलब होता है डायरेक्टरी सर्वर। विंडोज में एक्टिव डायरेक्टरी इसका एग्जांपल है। ओके, तो अगर एक्टिव डायरेक्टरी यूज करते हैं तो एक सर्वर बनाया जाएगा, चाहे लोकल भी हो सकता है, चाहे ये अजूर के क्लाउड पे भी हो सकता है ना। आजकल अजूर के क्लाउड का एक्टिव डायरेक्टरी यूज करते हैं। तो उस एक्टिव डायरेक्टरी में यूजर क्रिएट किए जाएंगे और ये लॉगिन करेंगे ना, वो ऑथेंटिकेशन इनको मिलेगा। और इनका ऑर्गेनाइजेशन लॉगिन करने के लिए इनका ऑथेंटिकेशन सेंट्रलाइज रहेगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी सेंटर पूछ रहा है, हो सकता है एक्टिव डायरेक्टरी हो, AWS का एक सर्विस है कॉग्निटो, वो भी हो सकता है, लेकिन हमको आइडेंटिटी सेंटर हमारे सिलेबस में नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, आई वॉन्ट टू क्रिएट IAM यूजर, क्या करेंगे। अब इसका पासवर्ड ऑटो जनरेटेड भी दे सकते हैं या फिर हम लोग खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना, बराबर। अब मैं क्या कर रहा हूं, खुद के लिए क्रिएट कर रहा हूं, तो मैं एक पासवर्ड दे देता हूं। पासवर्ड दिखा दो, ये मेरा कॉम्प्लेक्सिटी फुलफिल कर रहा है, 8 कैरेक्टर से ज्यादा है, छोटा लेटर है, बड़ा लेटर है, ये है। वैसे 4 का दिए थे ना ऑप्शन, 4 में से 3 शायद फुलफिल होना चाहिए, तो ये लेगा। अगर आप नॉर्मल पासवर्ड दोगे तो नहीं लेगा, राइट। अब इससे मैंने शो पासवर्ड किया, इसको निकाल देते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद क्या करना चाहते हो, पासवर्ड रिसेट करना है तो कर सकते हो, लेकिन ये तो मैंने अपने लिए क्रिएट किया ना। अगर मैं किसी और के लिए क्रिएट करता हूं तो ये ऑप्शन रखता, तो यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट फर्स्ट लॉगिन। मतलब इसका फायदा क्या होता है, यूजर विल बी एंश्योर्ड दैट एडमिन को पासवर्ड नहीं पता है, बराबर। तो इसको निकाल देंगे, एक यूजर क्रिएट कर दिए, बराबर। अब यूजर क्रिएट हुआ क्या, नहीं। अब यूजर को एक ना ग्रुप के अंदर ऐड करते हैं। हाँ, पहले से ऑलरेडी ग्रुप है यहाँ, मैं एक नया ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ। ग्रुप का नाम क्या है, टेस्ट एडमिन। कुछ बोल रहे हो श्री राम आप? हाँ हाँ, ठीक है, नाम कुछ भी हो सकता है। अब इस ग्रुप को मैं क्या दूंगा, आई विल अलाउ पॉलिसी है ना। मैंने एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे दिया, और भी कुछ देना है तो दे दो, लेकिन एडमिन एक्सेस मिलने के बाद और कोई एक्सेस तो बचता नहीं है। तो यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर दिया, एक ग्रुप क्रिएट हुआ, ओके। टेस्ट एडमिन, इसको पॉलिसी कौन सा अटैच किया, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। अभी नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करते समय हम लोग क्या करेंगे, अभी यूजर क्रिएट हो रहा है, बराबर। इसका पासवर्ड क्या है ये, और ये हो गया रिटर्न टू यूजर लिस्ट। ओके, हो गया टेस्ट एडमिन। क्या ग्रुप में ऐड हुआ कि नहीं? बेसिकली कुछ तो गलत हुआ है, यूजर ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है, तो मैंने यहाँ से ऐड कर दिया, लेकिन उस रिजल्ट में होता है, नहीं तो भी क्लिक करने में गलती होगा कि ग्रुप तो क्रिएट हो गया, लेकिन उस वो शायद नीचे ग्रुप को टिक करना भूल गया, इसके कारण यूजर ग्रुप के अंदर नहीं गया। आप लोग कर ले, है ना। तो मैंने एक यूजर को टेस्ट यूजर क्रिएट किया, टेस्ट एडमिन क्रिएट किया, और उसके बाद ग्रुप का नाम क्या है भाई, टेस्ट एडमिन, और यूजर का नाम है शायद, ये भी टेस्ट एडमिन हो गया। इसको क्या करना था, रिनेम कर सकते हैं क्या? शायद नहीं कर सकते, है ना।
ठीक है, तो मुझे टेस्ट एडमिन यूजर का नाम तो ठीक किया, मुझे ग्रुप का नाम कुछ दूसरा देना था, गलती से दोनों सेम हो गया। लेकिन नॉर्मली क्या किया जाता है कि यूजर क्रिएट करेंगे, उसको ग्रुप में ऐड करेंगे और ग्रुप को परमिशन देंगे, बराबर। अब देखिए इस यूजर के थ्रू हमको लॉगिन करना है, तो जब मैं यहाँ पे जाऊंगा टेस्ट एडमिन में, तो ये क्या बताता है, enabled विदाउट MFA, राइट। मतलब MFA इज अ सिक्योरिटी कंसर्न और इसको मिलना चाहिए, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, एनेबल्ड कर देंगे, है ना। अब MFA के लिए इसका नाम क्या दे देंगे, टेस्ट एडमिन, बराबर। अब टेस्ट एडमिन को ऑथेंटिकेटर ऐप में यूज करेंगे, है ना। अब यहाँ पे दो तीन ऑप्शन है, पास की और सिक्योरिटी की, और तीसरा है हार्डवेयर TOTP टोकन। मुझे लगता है पास की भी फ्री है, ऑथेंटिकेटर ऐप भी फ्री है। ऑथेंटिकेटर ऐप मतलब गूगल ऑथेंटिकेटर, ऑथेंटिकेटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर आप यूज कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं, ओके। और ये शो QR कोड, आप इस ऐप में भी स्कैन कर सकते हो QR कोड, लेकिन मैं इजी है इसलिए क्या करूंगा, मैं इसको अपने गूगल ऑथेंटिकेटर ऐड में यूज करूंगा, है ना। तो यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर ऐड किया, अब गूगल ऑथेंटिकेटर में मैं स्कैन करूंगा QR कोड, हो गया। अब देखिए गूगल ऑथेंटिकेटर में ये मेरे पास कैसे दिखता है पता है क्या, एक मैं ना पहले ये कर लेता हूँ, है ना। यहाँ पे एक ऑथेंटिकेटर कोड दिख रहा है 278146, ओके। अब मुझे थोड़ा देर वेट करना है, 30 सेकंड। गूगल ऑथेंटिकेटर में मेरे पास दूसरा कोड जन डिस्प्ले होगा, है ना। वो कोड मुझे सेकंड MFA कोड में डालना है, राइट। हो गया क्या, नहीं, 389849, है ना। अब ऐड कर देंगे, हो गया ऐड। अब मैं इसको थोड़ा शेयर कर देता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट नहीं बोल रहे, स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक और ऑथेंटिकेटर है ना हमारे पास, यहाँ पे देख रहे हो क्या, ये किस यूजर के लिए बनाया है, AWS क्लास 1, है ना। तो डिवाइस आईडी पूछता है ना, तो यूजर का नाम दो, क्या दो, यूजर का नाम दो। यूजर के नाम से आप ये रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि जो ये तो हर 30 सेकंड बाद चेंज होता है ना, ये किस यूजर के लिए ये आपको पता चलेगा। अगर गलत सलत नाम दे दोगे तो फिर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो यूजर का जो नाम है वही आप डिवाइस नेम करके यूज करोगे, बराबर। तो अब आपने क्या किया, अब आपने एक यूजर क्रिएट किया, उसको एक ग्रुप के अंदर डाला, ग्रुप को एक पॉलिसी दे दिया, और हमने क्या किया, MFA कॉन्फ़िगर किया। क्या मैं इसको लॉगिन कर सकता हूं, अब लॉगिन मैं दूसरे ब्राउजर के थ्रू भी कर सकता हूं, है ना। दूसरे ब्राउजर के थ्रू क्या है, पोर्टल, सॉरी, aws.amazon.com, क्योंकि एक ब्राउजर के ऊपर तो नहीं होगा ना, दो एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये अकाउंट अलायंस मैंने आपको कॉन्फ़िगर करना नहीं बताया, अब ये मुझे पता है। अब कौन सा है, टेस्ट एडमिन है, और इसका पासवर्ड क्या है, साइन इन करेंगे, और साइन इन का कोड मेरे कहाँ पे आएगा, वो आएगा मोबाइल पे, कौन सा, ये 807299, मतलब जो आपके टेस्ट एडमिन नाम के सामने दिखा है वही देना पड़ेगा, तो आप लॉग इन कर पाओगे, है ना। नाउ दिस यूजर इज हैविंग एडमिन एक्सेस, तो कुछ भी कर सकता है,
अगर आपको लिमिटेड एक्सेस देना है तो ग्रुप को आपको लिमिटेड पॉलिसीज असाइन करना पड़ेगा, बराबर। ओके, नाउ सी, यहाँ से लॉग इन लॉग आउट कर देता हूँ, चलेगा। अगर आपको कोई सर्विस यूज करना है तो EC2 में डालता हूँ, दिख रहा है क्या EC2 इंस्टेंस? नहीं दिख रहा है, तो कहाँ पे क्रिएट किया था हमने? नॉर्थ वर्जीनिया में क्रिएट किया था ना। दिख रहा है? अबे IAM में आप चले जाओ, इफ यू आर इन IAM, और IAM में एक और चीज आपको मिलेगा, वो है आपका अकाउंट अलायंस क्रिएट करना। तो यहाँ से आप अकाउंट अलायंस चेंज कर सकते हो, एडिट करना है, ये चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, लेकिन अकाउंट अलायंस भी आपका यूनिक लगेगा। अकाउंट आईडी जैसा यूनिक होता है, वैसे ही ह्यूमन फ्रेंडली नेम भी यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिक। क्लियर? अब देखिए, अब मुझे इसका कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। ओके, गो। अब मैं इसी कंसोल पे हुआ ना, मैं एक ही कंसोल, एक ही ब्राउजर के ऊपर मल्टीपल सेशन एनेबल करना चाहता, है ना। तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे टर्न, ये बेसिकली मैंने ऑन करके रखा था। सिक्स जीरो वन जीरो सिक्स। ओके, मैं लॉगिन हूँ AWS क्लास 1 से। अब यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, टर्न ऑन मल्टी सेशन सपोर्ट। ओके, और यहाँ पे जाके क्या करेंगे, ऐड सेशन, मतलब है दूसरा सेशन ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, और किसी और अकाउंट से या फिर और यूजर आईडी से लॉगिन कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मेरा यूजर आईडी क्या है, टेस्ट एडमिन। और टेस्ट एडमिन का MFA क्या है, मेरा गूगल ऑथेंटिकेटर पे दिखेगा 857915, right? So whatever, I am able to log in using single browser, मल्टीपल सेशन मैंने एनेबल किया है ना। ओके, ये AWS ने फीचर आपको प्रोवाइड किया है। तो अगर आप कुछ टेस्टिंग कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, मल्टीपल सेशन अलग अलग ब्राउजर पे नहीं, आपके पास एक ही ब्राउजर है, तो यहाँ पे ये अलाउ करता है, बट फॉर दैट यू नीड टू एनेबल मल्टी सेशन सबमिट। क्लियर? और कोई डाउट? ओके, तो मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने देख लिया है। रूट अकाउंट के लिए भी आपको MFA कॉन्फ़िगर करना पड़ता है ना। अब ये क्या होता है, वर्चुअल MFA डिवाइस, ये आपका कौन सा है भाई, ऑथी है, ये गूगल ऑथेंटिकेटर है, ये आपका यूनिवर्सल टू फैक्टर सिक्योरिटी की। तो बेसिकली आपको एक TOTP टोकन मिलेगा, ये आपको परचेस करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो आप TOTP टोकन यूज कर सकते हो, एंड TOTP टोकन विल नॉट बी फ्री, है ना। बहुत बार ऑफिसेस में आपने देखा होगा TOTP टोकन यूज किया जाता है। नॉर्मली बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, या फिर किसी यूजर का अकाउंट बहुत ज्यादा सिक्योर है, जैसे आप किसी बड़े कंपनी में काम करते हो और वहां का जो एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, उसका अकाउंट काफी सिक्योर्ड है, तो उसके लिए क्या रहेगा, इस तरह का टोकन रहेगा, है ना। तो टोकन अगर किसी के पास नहीं है तो वो लॉग इन कर सकता है क्या? नहीं, चाहे यूजर नेम पासवर्ड कुछ भी हो, राइट। अब देखो, और क्या है, ये भी टोकन ही है, ठीक है।
आज के लिए कल क्या डिस्कस करेंगे? कल हम लोग, ये तो हमने देख लिया है AWS मैनेजमेंट कंसोल के थ्रू किस तरह से लॉगिन करते हैं। हम लोग देखेंगे AWS कमांड लाइन इंटरफेस। SDK तो जरूर देखने की जरूरत नहीं है ना। SDK मतलब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू AWS कंसोल एक्सेस करना है तो कैसे किया जाता है। हमको जो जरूरत है वो है CLI। क्या है? CLI मतलब कल हम लोग देखेंगे। कल ये इतना सारा देखनी है। ठीक है, तो कल ये डिस्कस करेंगे और उसके बाद लिनक्स डिस्कस करेंगे, है ना। ओके, तो कल तो लिनक्स खत्म नहीं होगा, शायद मंडे को भी हमको लिनक्स के ऊपर टाइम देना पड़ेगा, है ना। ये तो हो जाएगा। चलो, ऑनलाइन स्टूडेंट को कोई डाउट है? PDF डाल दो ना फिर। हाँ, डालता हूँ मैंने वही सोचा है। अभी तक जो जो डॉक्यूमेंट है वो डालना था। आज का रिकॉर्डिंग तो अपने आप होता है ना यार, मैंने किया था कि नहीं? चलो तो होते ना स्टार्ट किया ना, अपलोड आपको होते हाँ, तो मैंने स्टॉप कर दिया ना।